नमस्ते। चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हम सिर्फ सतह पर दिखने वाली ब्रेकिंग न्यूज़ की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन ठोस डेटा और रणनीतियों के अंदर जाएंगे जो वाकई में दक्षिण एशिया का भविष्य तय कर रहे हैं। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में एक बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट हुआ। अब देखने में तो ये एक रूटीन टेस्ट लग सकता है, लेकिन सच मानिए इसने पूरे रीजन में एक जबरदस्त हलचल पैदा कर दी है। ऐसा क्यों हुआ? इसी के पीछे की साइंस और जियोपॉलिटिक्स को आज हम डिकोड करने वाले हैं। इस पूरे बदलाव को हम 5 आसान स्टेप्स में समझेंगे। पहले देखेंगे वो घटना जिसने ये सब शुरू किया, फिर अलग अलग देशों की रणनीतियां, टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन, फिर ग्राउंड रियलिटी और आखिर में बात करेंगे एक बहुत बड़े इकोनॉमिक शिफ्ट की। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी वो कैटलिस्ट या उत्प्रेरक जिसने इस पूरी चर्चा को जन्म दिया। हुआ ये कि रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने बंगाल की खाड़ी में एक बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये अग्नि 5 का ही MK2 वेरिएंट है, जिसे दिव्यास्त्र भी कहा जा रहा है। हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार है, लेकिन एक बात साफ है कि ये कोई आम टेस्ट नहीं था। इस एक घटना ने दुनिया भर के डिफेंस एनालिस्ट्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अब ये टेस्ट इतना खास क्यों था? इसके पीछे है मायरव टेक्नोलॉजी, मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी एडवांस्ड तकनीक है जहां एक अकेली मिसाइल अपने साथ कई वॉरहेड ले जा सकती है, करीब 7 से 8 तक। और सबसे कमाल की बात यह है कि इनमें से हर एक वॉरहेड अलग अलग टारगेट्स को सटीक हिट कर सकता है। बताया जा रहा है कि आने वाली अग्नि 6 भी इसी तकनीक पर काम करेगी। सोचिए, एक ही लॉन्च और मल्टीपल लोकेशंस पर स्ट्राइक। ये पूरी तरह से रणनीतिक समीकरणों को बदल कर रख देता है। चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ये टेक्नोलॉजी किसी भी देश की रणनीति में कैसे फिट बैठती है? आइए भारत और पाकिस्तान के बेसिक डिफेंस गोल्स को कंपेयर करके देखते हैं। और यहाँ से एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान का फोकस मुख्य रूप से रीजनल यानी क्षेत्रीय है। उनकी डिफेंस स्ट्रैटेजी और मिसाइल रेंज खासतौर पर भारत और इजराइल जैसे देशों को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। दूसरी तरफ भारत का नजरिया बिल्कुल अलग और ग्लोबल है। भारत की स्ट्रैटेजी में पाकिस्तान के साथ साथ चीन और बड़े जियोपॉलिटिकल हित भी शामिल हैं। इसीलिए अंडमान और निकोबार जैसे दूर दराज के इलाकों की सुरक्षा और अपनी ग्लोबल पहुंच बनाए रखने के लिए भारत को लंबी दूरी की ICBMs यानी इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों की सख्त जरूरत होती है। इन रणनीतियों के बड़े अंतर को समझने के बाद अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन। भारत की मिसाइल रेंज जिस स्पीड से बढ़ी है ना, वो सच में हैरान करने वाली है। अगर हम इस डेटा को देखें तो समझ आता है कि कैसे एक रीजनल पावर ग्लोबल लेवल तक पहुंची है। शुरुआत हुई थी अग्नि 1 से, जिसकी रेंज 700 से 1250 किलोमीटर थी। फिर अग्नि 2 ने इसे 2500 तक पहुंचाया। अग्नि 3 और 4 के साथ ये 4000 किलोमीटर के पार गई। और फिर आई अग्नि 5, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पूरी तरह से मेड इन इंडिया अग्नि 6 का डिजाइन भी तैयार है। इसकी रेंज 8000 से 10000 किलोमीटर तक होने का अनुमान है। ये क्षमता भारत को सीधे अमेरिका, रूस और चीन जैसे इलीट देशों की लिस्ट में लाकर खड़ा कर देती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब ग्राउंड पर कैसे काम करता है। रेंज और थ्योरी अपनी जगह है, लेकिन असली टेस्ट तो तब होता है जब कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। यही हमारा चौथा हिस्सा है, द रियलिटी चेक। यहाँ कोई हवाई बातें नहीं हो रही हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स का ये निष्पक्ष एनालिसिस देखिए। मैक्सआर टेक्नोलॉजीज और प्लैनेट लैब्स की सैटेलाइट इमेजेस कंफर्म करती हैं कि पिछले क्रॉस बॉर्डर इंसिडेंट्स में भारत की मिसाइल स्ट्राइक्स ने अपने टारगेट्स को बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट किया था। वहीं उसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान के जवाबी हमलों से कोई खास नुकसान नहीं हुआ। ये डेटा हमें साफ साफ बताता है कि रियल वर्ल्ड सिनेरियो में इन डिफेंस सिस्टम्स की असल परफॉर्मेंस कैसी रही है। अब सवाल यह है कि इतनी सटीकता आई कहां से? रिपोर्ट्स में 2 बेहद एडवांस्ड हार्डवेयर सिस्टम्स का जिक्र है। पहला, फ्रेंच टाइप की स्कैल्प एयर टू ग्राउंड मिसाइलें, जिनका इस्तेमाल आज़ाद कश्मीर, बहावलपुर और मुरीद के जैसे लोकेशंस पर सटीक स्ट्राइक के लिए किया गया। और दूसरा, इंडो रशियन सहयोग से बनी ब्रह्मोस मिसाइलें। इन्हीं प्रणालियों की वजह से बिना किसी कोलैटरल डैमेज के सिर्फ टारगेट को ही हिट करना मुमकिन हो पाया। तो अच्छी मिलिट्री के लिए सिर्फ हथियार काफ़ी नहीं है, इसके पीछे की इकोनॉमी भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। और यही हमें हमारे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन की तरफ ले जाता है। डिफेंस इकोनॉमी में आया ये जबरदस्त बूम। इस चार्ट को देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। जो भारत लंबे समय तक हथियारों के सबसे बड़े इंपोर्टर्स में गिना जाता था, वो अब एक बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है। जरा देखिए, 2017 में भारत का कुल डिफेंस एक्सपोर्ट करीब 1535 करोड़ रुपए था, लेकिन 2026 तक इसके 38,400 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं है, ये ग्लोबल वेपन मार्केट में एक बहुत बड़ा बदलाव है। जी हाँ, 25 गुना। सिर्फ 10 साल के छोटे से समय में डिफेंस एक्सपोर्ट में 25 गुना का भारी उछाल। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि इस बात का पक्का सबूत है कि अब पूरी दुनिया भारतीय डिफेंस टेक्नोलॉजी, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग पर कितना ज्यादा भरोसा करने लगी है।
और बात सिर्फ एक्सपोर्ट पर खत्म नहीं होती। देश के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है वो भी तेजी से बढ़ रहा है। डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन में 3 गुना से ज्यादा की ग्रोथ हुई है, जो 2025 तक 1,54,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। एक्सपोर्ट का 25 गुना बढ़ना और घरेलू उत्पादन का ये उछाल दोनों मिलकर एक बहुत ही सॉलिड और आत्मनिर्भर डिफेंस इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। हमने शुरुआत की थी एक सिंगल मिसाइल टेस्ट से, लेकिन इन आंकड़ों ने हमें एक पूरी नई तस्वीर दिखा दी है। तो सोचने वाली बात यह है, इतनी तेजी से बढ़ती ग्लोबल पहुंच और इस बूमिंग डिफेंस इकोनॉमी के साथ अगले 10 सालों में दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स कैसे बदलने वाली है? क्या हम पावर बैलेंस के एक बिल्कुल नए युग में कदम रख रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें जरूर विचार करना चाहिए। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहें।